हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम इन टुडेज क्लास। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पेपर 1 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। ओके, सो माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ugc-net.com। इस पे जा सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ दे सकते हैं। ओके, ये 2 PM का जो MCQ क्लास है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने इसको बहुत कुछ खो दिया। डेली होता है 2 PM। देखते हैं टॉप 3 कमेंट्स। ठीक है, पहला कमेंट है रंजना कुमारी का। इसने बोला है आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर, आप सारे डाउट क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते, इससे हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है। फ्री में आप हम लोगों को के लिए इतना सब कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं सर। थैंक यू रंजना कुमारी, आपके इतने अच्छे वर्ड्स हैं, थैंक यू। तो इसी तरह अनु कहती है, अनुराधा कुमारी ये कहती है थैंक यू सर व्हेन एवर आई ज्वाइनड योर क्लास सो आई थॉट दैट आई कैन डू क्लैरिफाई JRF बिकॉज ऑफ योर टीचिंग मेथड्स is amazing and you will keep on always motivate, so I think that I am lucky because of I got a teacher. Thank you so much sir। इसी तरह थैंक यू अनुराधा कुमारी। इसी तरह पूजा सेन कहती है थैंक यू सो मच सर जी, गॉड ब्लेस यू, तुम जियो हजारों साल सर, आप बहुत मेहनत करते हो सबके लिए। आज टाइम में कोई किसी मदद नहीं करता है सर, आप जैसे गुरु को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर जी। थैंक्स सर, आप जैसे गुरु के साथ हो तो कोई भी पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होगा, यानी कोई पेपर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जब ऐसा टीचर होगा, है ना। इसका कहना है पूजा सेन का। ओके, थैंक यू पूजा, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू रंजना कुमारी। ऐसे वर्ड्स बताने के लिए। गाइज आप भी अगर आपको लगता है कि मतलब ये जो हमारी जो मेहनत है ना, जो आपके लिए हम क्वेश्चंस लाते हैं, सॉल्यूशंस लाते हैं, तो अगर आपको लगता है चाहे तो आप भी ऐसे ऐसे कमेंट करो। ओके, हमसे इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और खुद भी लाइक करो, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप, लेट्स बिगिन देन। यस, सब अपना थम्स अप दे दीजिए। बहुत अच्छा। सब अपना थम्स अप दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। ये रहा आपके सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो और आंसर करो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ द रियो +20 कॉन्फ्रेंस वाज टू डेवलप ए सेट ऑफ, यानी रियो 20+ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, तो उसका आउटकम, मेन आउटकम क्या था, है ना, क्या डेवलप करना था? ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सी नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटी, डी नेशनल लैंड रेस्टोरेशन स्ट्रैटी। आप सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। 30 सेकंड है आपके, 30 सेकंड में आपको आंसर करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे दूंगा। मेन आउटकम आपको बताना है, रियो +20 जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी उसके डेवलपमेंट का मेन आउटकम क्या था, ठीक है। यस, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस का मेन आउटकम था कि यानी डेवलपमेंट किनका करना, सस्टेनेबल गोल्स का। ओके, यस। सो आई होप यू गॉट इट। इसको आप ध्यान में रखना, दोबारा गलत नहीं करना। ओके, सो ये रहा आपके सिविल क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। द टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाज, यानी टाइम फ्रेम जो बनाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो क्या है? ए 2000 to 2005, बी 2000 to 2015, सी 2005 to 2010, डी है 2000 to 2012। ठीक है, तो आप सब आंसर करो। वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। आपको बताना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन टाइम क्या था। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट 2000 to 2015। ठीक है, ये बी पार्ट जो है ना 2000 to 2015, तो ये था टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। ओलिगोट्रॉफिक लैक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ओलिगोट्रॉफिक लैक्स जो है इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? ठीक है, यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ए हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बी लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सी एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डी हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। ओलिगोट्रॉफिक लैक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी उसको कैसे पहचाना जाता है? तो सब आंसर करो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ओलिगोट्रॉफिक लैक्स जो है उसको पहचाना जाता है ऐसे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो होती है लेवल वो कम होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, हिंदी में भी है वो, नेक्स्ट स्लाइड में भी है। आप अभी रुको, पहले इसको देखते हैं। जो ओलिगोट्रॉफिक टर्म है इसको यूज़ किया गया है इकोलॉजी में, यानी एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है एनवायरनमेंट को जहाँ पे यानी लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी जहाँ पे जिस वाटर बॉडी में लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, तो या किसी मतलब कि जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ठीक है, तो उसको ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। और लैक सब जिस लैक में होगा यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी, तो उसको मतलब ओलिगोट्रॉफिक लैक कहते हैं। ओके, सो ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है वो वहाँ पे कम मतलब लाइफ होती है, वो सपोर्ट करता है कुछ ही मतलब जो वाटर एनिमल्स होंगे या एनिमल्स होंगे। ठीक है, हाँ। तो इसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो वाटर है ना, वाटर में हाई लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, तो उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है फिर वाटर में। ओके, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कुछ ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, इन ओलिगोट्रॉफिक लैक्स में। ओके, सो जो न्यूट्रिएंट लेवल्स है और क्लाइमेट और मतलब इन लैक्स की शेप जो होती है वो डिटरमाइन करते हैं ट्रॉपिक स्टेट ऑफ ए लैक। ओके, यस। सो जो ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट करते हैं ओलिगोट्रॉफिक कंडीशंस, यानी जहाँ जो ऑर्गेनिज्म इन ओलिगोट्रॉफिक लैक्स में होते हैं उनको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ओलिगोट्रॉफ्स। ध्यान में रखना। सो कुछ कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ओलिगोट्रॉफिक लैक्स की, उसमें होता है मतलब जो ब्लू या ग्रीन हाईली ट्रांसपेरेंट वाटर होता है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह लो डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी इसमें स्पेशली कम होते हैं क्या, नाइट्रोजन और कैल्शियम। इसमें लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, लो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ओलिगोट्रॉफिक लैक्स की। सो आई होप यू गॉट इट। ये है हिंदी में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, इसको आप नोट डाउन करो, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसेंट 2019 के। सो आई होप अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर बॉडी विल, यानी जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, जहां और जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो वहां पे क्या हो, उस ऑक्सीजन को क्या होगा, ठीक है,
यानी ऑक्सीजन क्या होगा वाटर बॉडी में, उसकी लेवल क्या होगी, डिक्रीज होगी, ए, बी इंक्रीज होगी, सी रिमेन्स कांस्टेंट, या मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रेंज, यानी वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रेंज, जितना जितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। यस, तो जितना यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, जब इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो वाटर बॉडी में होगा तो वो कितना, मतलब उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। यस, तो सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो सब आंसर करो, बहुत अच्छा। सबों का आंसर आना चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं वो आंसर करो सब, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या, डिक्रीज, यानी ऑक्सीजन लेवल जो होती है उस वाटर बॉडी में वो कम होती है, ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इन डिक्रीज, याद रखना आप, यानी जहाँ जो ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। ओके, सो ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी आपको कंसिडर करना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है, जो अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। हाँ, ए इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बी इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, सी रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, डी रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो आपको कोड चूज करना है यहाँ से, यहाँ पे कोड चूज दिया गया है ए बी एंड सी, बी सी एंड डी, सी ए बी एंड डी ए सी एंड डी। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। तो सी पार्ट क्या है, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, तो ये इसका आंसर है। यानी इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये भी आता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, है ना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी आता है, और डी रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये भी। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये नहीं आता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन एक क्या कहते हैं, नाइट टाइम टेम्परेचर इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ए सिटी आर जनरली हायर देन दोज ओवर द सराउंडिंग रूरल एरियाज, यानी नाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है सेंट्रल पार्ट्स जो सिटी के होते हैं, ठीक है, और जो रूरल एरियाज होते हैं, देहाती गाँव वाले इलाके जो होते हैं, है ना, वहाँ पे मतलब उनसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है सेंट्रल पार्ट्स में, यानी सिटी के पार्ट्स में। ओके, जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें कम टेम्परेचर होता है, नाइट टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। यस, सो रीज़न क्या कहता है, रेडिएशन लॉसेस ओवर द अर्बन एरियाज और लेस, यानी अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में क्या रेडिएशन कम होती है दैन दैट ओवर द रूरल एरियाज से, यानी देहाती इलाकों से। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन इज गिवन बिलो, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, B both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false and but R is true. So सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यानी दोनों सही है और आर रीज़न जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी रेडिएशन कम होती है अर्बन एरियाज में, ठीक है, और देन रूरल एरियाज, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर्स, यानी इनमें से कौन सा डिजास्टर ऐसा है जो न्यूक्लियर डिजास्टर के साथ ताल्लुक रखता है, ठीक है, यानी उसके साथ रिलेटेड है। ए फुकुशिमा डिजास्टर, बी चेरनोबिल डिजास्टर,
सी 3 Mile Island इंसिडेंट, डी द लव कैनाल डिजास्टर। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। यहाँ पे आपको कोड चूज करना है, ए बी एंड सी, बी ए बी एंड डी, सी ए बी सी, ए सी एंड डी, डी है बी सी एंड डी। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पार्ट क्या कह रहा है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यानी इसमें है फुकुशिमा डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर, 3 Mile आइलैंड इंसिडेंट, ये सारे जो है ये न्यूक्लियर डिजास्टर में आते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द टेम्परेचर राइज इन दिस सेंचुरी बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। यानी पेरिस एग्रीमेंट का जो एम था कि टेम्परेचर को लिमिट में रखना, ठीक है, हाउ मनी डिग्रीज यानी कितना कम, कितना लिमिट में रखना, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस अबो द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, यानी जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स है उनसे अबो, ठीक है। ए 1 डिग्री सेल्सियस, बी 2 डिग्री सेल्सियस, सी 0.5 डिग्री सेल्सियस, डी 3 डिग्री सेल्सियस। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी मानते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी मानते हैं। ओके, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा ऑप्शन तो वही करेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे 1.5 नहीं है, तो यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम मान के चलेंगे इसी को, ठीक है। तो 1.5 डिग्री नहीं है, अगर वो होगा तो वही आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। स्टेटमेंट फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्रीज, उसके मेंबर जो है ISA के, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो मेंबर कंट्रीज है वो रहते, मतलब वो लोकेट करते हैं कहाँ कहाँ पे, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसी के बीच में वो लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह कहते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कहते हैं, जापान इज ए मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी जापान जो ये एक मेंबर कंट्री है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। ए फर्स्ट ऑनली, बी सेकंड ऑनली, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो फिर आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सो दैट मीन्स कि जो मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, वो लोकेट कहाँ पे करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ओके, मतलब इसी के बीच में वो सब आते हैं। और सेकंड भी ट्रू है। सेकंड कैसे ट्रू है कि जापान जो है, जापान वो कंट्री है जो आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, मतलब ये इसका मेंबर है। ओके, तो तभी ये करेक्ट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप इसको देखो और इसका आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ जियोफिजिकल हैजार्ड्स। यानी आपको इसमें बताना है कि जियोफिजिकल हैजार्ड्स में कौन सी कैटेगरी आती है, यानी जियोफिजिकल हैजार्ड्स किससे होते हैं। ए इन्फेस्टेशन, बी एवेलेंचीज, सी इन्वेजिव स्पीशीज, डी डिजीजेस। तो सब आप आंसर करो इसका। जियोफिजिकल हैजार्ड्स में कौन सा आता है, इसमें वही बताना है। ओके,
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट एवेलेंचीज, यानी जियो फिजिकल हजार्ड जो होते हैं इसमें एवेलेंचीज आते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी है जियो फिजिकल हजार्ड्स की, ओके। गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। हम टॉप कमेंट्स देखते हैं, कुछ टॉप कमेंट्स है इसमें। आर के का टॉप कमेंट है, थैंक सर, आपका बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा टीच किया आपने, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन करते हो सर। जब मुझे कोई क्वेश्चन का डाउट होता है तब आपकी एक्सप्लेनेशन से वो डाउट क्लियर हो जाता है सर। कैसे आपका थैंक्स करें सर जी, फ्री में इतना सब कर रहे हैं आप हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। इस तरह थैंक यू आर के। इस तरह पूजा सेन कहते हैं थैंक यू सो मच सर जी, गॉड ब्लेस यू, तुम जियो हजारों साल सर, आप बहुत मेहनत करते हो हम सब के लिए, है ना। ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो आज टाइम में कोई किसी मदद नहीं करता सर, आप जैसे गुरु को मेरा को बहुत बहुत प्रणाम सर जी। तो थैंक यू पूजा। इस तरह सोनी रजाक बोलती है थैंक यू सो मच सर जी, आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है सर, यूर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस, टेक केयर सर जी, थैंक यू। थैंक यू सोनी। इसी तरह राबिया अंसारी बोलती है, राबिया क्या बोलती है, ब्रिलियंट क्लास सर जी, आज आपकी क्लास में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, दिल लगता है पढ़ने में, क्वेश्चंस करने में, आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू सो मच सर जी, यू आर द ग्रेट टीचर, थैंक यू राबिया। इस तरह एलिज़ा कहते हैं, इसने इसको शायद हिंदी में लिखा था तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, गुरु इज सच अ वेल्थ ऑफ लाइफ दैट द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी इट्स ओन बाय अर्निंग इट, यू टीच अस, यू एक्सप्लेन टू अस, यू मेक द फ्यूचर ऑफ आवर, आप आवर्स हैं, मतलब आप यूर, इसका मतलब है कि यू आर मेकिंग द फ्यूचर ऑफ आवर्स, है ना। तो यस, वी आर, टीचर इज दैट पर्सन हु मेक्स द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। सो इस तरह थैंक यू एलिजा। इस तरह सुमन चौहान बोलते हैं द वेज पेड बाय योर सेल्फ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, knowledge won't fill any bank but your hard work really matters and you deserve a big thanks, thank you so much Mudassir sir, you are the best teacher ever। so thank you Suman, thank you everyone जिन्होंने टॉप कमेंट्स किए थे। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपको बताना है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 2010। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में, ठीक है। क्या ये सही है? इस तरह स्टेटमेंट सेकंड क्या है, डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना ये एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक है। तो आपको बताना है इन स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, ओनली सेकंड, यानी सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये 2015 तक था, ठीक है। यस, सो ये था बी पार्ट जो है, ये डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप था। ये जो एक गोल था, ठीक है, किसका, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, ठीक है।
तो दैट मीन्स ओनली सेकंड इज करेक्ट. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 year प्लान्स ऑफ इंडिया हैज गिवन स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर. यानी इनमें से कौन सा 5 year प्लान है इंडिया का जिसने स्पेशल पावर दे दिया है, स्पेशल फोकस किया है किस पे? एजुकेशन एंड मैन पावर पे. ए थर्ड 5 year प्लान, बी फोर्थ 5 year प्लान, सी सेकंड 5 year प्लान, डी फिफ्थ 5 year प्लान. सो आप सब आंसर करो. वेरी गुड. एजुकेशन एंड मैन पावर पे किसने फोकस किया है ज्यादा, ये आपको बताना है. यानी किस प्लान में ऐसा है. ठीक है, यस, वेरी गुड. तो सब आंसर करो. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. बी पार्ट फोर्थ 5 year प्लान में ऐसा मतलब कहा गया है कि इन्हें एजुकेशन और मैन पावर को ज़्यादा फोकस किया गया. ओके, सो इन्हें एजुकेशन मैन पावर को मतलब किस पे फोकस किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है. फोर्थ 5 year प्लान. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो. इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन, जब ओजोन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. और उसमें ओजोन बनने में कौन सा मतलब रोल करता है अच्छा सा. ठीक है, अच्छा खासा रोल किसका रहता है? फर्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, थर्ड सनलाइट, फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चूज कोड करना है. ए में ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी में फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. तो सब आंसर करो. वेरी गुड. सबका आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. सी पार्ट. सी पार्ट क्या है? फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. सेकंड नहीं है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नहीं आएगा. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये आएगा. थर्ड है सनलाइट, फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड. सो ये तीनों जो है इनका मेन रोल रहता है ओजोन बनने में. ठीक है, इन्हें जब सरफेस में ओजोन बनता है तो इनका मेन रोल रहता है. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज वाइडली यूज्ड इन सोलर सेल फैब्रिकेशन. यानी सोलर सेल फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल यूज होता है? ए न्यूबिडियम, बी सिलिकॉन, सी निकल, डी क्रोमियम. देखो कैसे डीपली क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह आपको भी डीप पढ़ना है. ठीक है, सो सब आंसर करो. वेरी गुड. सोलर सेल फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल यूज होता है? ठीक है, ज्यादा जो यूज होता है उसमें. चलो सब आंसर करो. वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. बी पार्ट सिलिकॉन. जो सिलिकॉन है वो है सोलर सेल फैब्रिकेशन, मतलब वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है. सोलर सेल फैब्रिकेशन जब बनती है तो उसमें ज़्यादा यूज़ कौन सा मटेरियल होता है? सिलिकॉन. सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. सो चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, इसको देखो और आंसर करो. हाउ मनी नेशनल मिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर देयर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज. इन्हें कितने नेशनल मिशन है इंडियन गवर्नमेंट में जो मतलब क्लाइमेट चेंज को साथ देते हैं कि क्लाइमेट चेंज होनी चाहिए. यानी ठीक है, क्लाइमेट दिन ब दिन अच्छा होना चाहिए. ओके, यानी इस प्रॉब्लम को यानी क्लाइमेट चेंज जो होती है, ठीक है, ग्लोबलाइज यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन से नेशन, कितने नेशंस है? हाउ मनी नेशनल मिशंस आर, हाउ मनी नेशनल मिशंस, यानी मिशंस कितने हैं? 6, बी 8, सी 12, डी 17. यानी कितने नेशनल मिशन है इंडियन गवर्नमेंट में जो एड्रेस करते हैं क्लाइमेट प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज को. ठीक है, क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी चेंज है. ठीक है, हाँ, तो सब आंसर करो. वेरी गुड. इसको आप अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को. ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको सर्च करना. ठीक है, गूगल में इसको सर्च करना
तो वहाँ से भी आपको पता चले कौन कौन सा मिशन है, नेशनल मिशन वो कौन कौन सा है ना, ये भी आपको पता चलेगा। वेरी गुड। सो सब आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट 8 मिशन है, ठीक है। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलो सब पहले लाइक करो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। चलो थोड़ा सा रुकते हैं। बहुत अच्छा, सबों को लाइक आना चाहिए, करो सब लाइक। वेरी गुड। सो चलते हैं, जिन्होंने लाइक किया है थैंक यू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। यहाँ पे देख लेना आप खुद ही, ठीक है, नेशनल मिशन कितने हैं, ठीक है, ये कौन कौन है। सो वो आप नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो देखते हैं। द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर पावर फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय द ईयर 2022 इज, यानी टारगेट जो सेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर पावर फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, यानी रूफ टॉप से जो कितना मतलब जो पावर मतलब हासिल करना है, जो ठीक है, रूफ टॉप से, रूफ टॉप में जो सोलर इंस्टॉलेशन होती है बाय द ईयर 2022, तो वहाँ तक कितना टारगेट रखा था इंडियन गवर्नमेंट ने। ए 40.0 गीगावाट, बी है 50.0 गीगावाट, सी है 60.0 गीगावाट, डी है 100 गीगावाट। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, यानी 40 गीगावाट, बी है 50 गीगावाट, सी है 60 गीगावाट, डी है 100 गीगावाट। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो सब आंसर करो, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा है ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें ये क्वेश्चन जो है ये 2019 2018 से ले गए हैं, ओके। हाँ, जो रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट 40 गीगावाट, यानी रूफ टॉप से जो पावर सप्लाई गेन करना था, ठीक है, टारगेट जो रखा गया था इंडियन गवर्नमेंट ने अप टू ईयर 2022 तक, वो है 40 गीगावाट्स, ओके। सो इसको आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज एम्प्लॉय डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसे कौन सी एनर्जी सोर्स है जो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। हाँ, बायोमास, बी विंड, सी जियोथर्मल, डी न्यूक्लियर, यानी उसको बीच में कोई मतलब कोई भी यूज़ नहीं होता है जो उसको कन्वर्ट करेगा, बट वो डायरेक्टली जहाँ से आती है, चाहे विंड से आ जाती है तो वो डायरेक्टली मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। इस तरह जियोथर्मल होगी या न्यूक्लियर होगी या बायोमास होगी, ओके। सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट विंड, यानी विंड वो चीज़ है यहाँ से ये वो एनर्जी है जो डायरेक्टली आती है और टर्बाइन से जो आती है, ठीक है, वो टर्बाइन से आके फिर डायरेक्टली क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। जब वो स्टोर होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसको बीच में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फीयर इज डिजायरेबल, यानी ट्रोपोस्फीयर में बहुत कंसंट्रेशन से होती है ओजोन। इस तरह रीजन क्या कहते हैं, ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, यानी ओजोन जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो रहते हैं धरती पे, ज़मीन पे, ठीक है, तो उनको बचाती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। हाँ, जो सन से आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज जिनको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है सन से, उनसे बचाते कौन, ओजोन। किनको बचाती है, जो ऑर्गेनिज्म्स या लिविंग बीइंग जो रहते हैं इस धरती पे, ज़मीन पे, ठीक है। तो ये रीज़न है। सो आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड आर करेक्ट, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आई। बोथ आई एंड आर ट्रू,
बट आर इज नॉट द, यानी आई और आर दोनों ट्रू है बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आई का। सी आई इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी आई ट्रू है बट आर जो वो फॉल्स है। डी आई इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आर ट्रू है, ठीक है, आई फॉल्स है। सो आपको आंसर करना है। वेरी गुड, सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट क्या है? फर्स्ट इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फीयर इज डिजायरेबल, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो ओजोन मतलब जो ओजोन लेयर है वो बचाता है हमें ज़रूर, किन से? अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन्स है ना, चाहे एनिमल्स है, उन सबों को बचा देता है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो ये ट्रू है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। एल्गल ब्लूम्स इन एल्गोट्रॉफिक लेक्स आर, यानी एल्गल ब्लूम्स कौन से होते हैं, ठीक है, एल्गोट्रॉफिक लेक्स में, यानी कितने एल्गल ब्लूम्स होते हैं एल्गोट्रॉफिक लेक्स में, ठीक है। वेरी फ्रीक्वेंट है ना, फ्रीक्वेंट, वेरी रेयर, वाइड स्प्रेड, यानी बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, वेरी रेयर बहुत कम, यानी बहुत कम, वाइड स्प्रेड या बहुत मतलब ज़्यादा नहीं भी है। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, यानी एल्गल ब्लूम्स जो एल्गोट्रॉफिक लेक्स में है वो कितने होते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सी, यानी वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम, वेरी रेयर पाए जाते हैं। कौन? एल्गल ब्लूम्स, कहाँ? ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स में। ओके, सो आई होप, यानी ये ऑलिगोट्रॉफ्स है, एल्गल ब्लूम्स है, ऑलिगोट्रॉफ्स जो किस में होते हैं? ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स में। मैंने बोला है ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स कौन होते हैं? जहाँ पे लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिन लेक्स में लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर ब्लू होता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे आप वो पहले भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले आप देख लो कि ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स कौन होते हैं। ओके, सो चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग और प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी इनमें से प्रायोरिटी एरियाज कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रायोरिटी एरियाज आपको बताने हैं। नंबर फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, डी थर्ड है रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, फोर्थ है पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से आपको आंसर करना है, कोड चूज करना है। ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको यहाँ पे बताना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके रिलेटेड जो पीरियड एरियाज है वो बताने आपको यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ से कोड चूज करना है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी, सेकंड क्या है? जीरो हंगर, ये भी है इसका। फोर्थ क्या है? पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, ये कोई गोल ही नहीं है, ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइज ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। सो आई होप यू लाइक इट। सो देखते हैं कुछ लवली कमेंट्स थे। हेलो सी के मिश्रा बोलता है, हेलो सर, your all classes are very important for us. I am asking you all the units you covered through PYQs most for exam basis it is a request. यानी इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि एग्जाम बेसिस PYQs करवा रहा हो, ठीक है। यानी PYQs ये सारे हैं एग्जाम बेसिस, पता नहीं चलता आपको कि ये जो सारे PYQs है ये सारे हैं मैंने रिसेंट 2021 में पूछे गए हैं
और 2019 में पूछे गए जितने एग्जाम्स रिसेंट हुए वो ये वही है, ठीक है। हाँ, ये किसी बुक में मेंशन नहीं, तभी आपको लगते हैं ये नए नए हैं, ठीक है। हाँ, सो सीके मिश्रा, आपका जो मतलब क्वेरी है वो क्लियर हुई होगी, आई होप। सो इस तरह वीरेंद्र कुमार बोलते हैं, सर यू आर ए स्पेशल टीचर फॉर एवरी स्टूडेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन कलेक्शन, आई एम थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू वीरेंद्र कुमार, ऐसे बोलता है। अश्वित सिंह बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी नाइस क्लास सर, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे एग्जाम के लिए सर, थैंक्स सर, थैंक यू अश्वित सिंह। ये मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और पीवाई क्यू ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होते हैं और टॉपिक्स जैसे जिस क्वेश्चन से ये जिस टॉपिक से क्वेश्चन ले लिया होता है वही टॉपिक को भी बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो इस तरह शिखा रुखर बोलती है, थैंक यू सो मच सर, नाइस क्लास, मेरी एक ये एमसीक्यू क्लास ऐसी जिसमें मेरे को नींद नहीं आती, वेरी गुड, आपको नींद नहीं आती है ना, यस। तो थैंक्स अ लॉट सर, हम सब भी बहुत मेहनत करेंगे अपने नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए, यस। तो सब कोशिश करो, सब नेट जेआरएफ को क्लियर कर लो, ठीक है। इस तरह नयन मंडल बोलता है, थैंक यू सर, योर क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, योर क्लास इज हेल्प मी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग फर्स्ट पेपर, hope I will score good marks and qualify net in this year, again lots of thank you sir, yes I hope I will pray for you, you will crack the net JRF exam, okay नयन मंडल। सो इस तरह कुमारी ज्योति बोलते हैं, सर आपका स्टडी करने का तरीका इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। यानी मेरा मतलब जो पढ़ाने का तरीका, इसको बोलने का तरीका यह है कि इन्हें जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है, ठीक है। सो थैंक यू कुमारी ज्योति। सो इसी तरह कुछ और टॉप लवली कमेंट्स है। कॉमेडी गुरु ने बोला है, थैंक्स जी सर, वेरी नाइस क्लास, आप इतने मेहनत करते हो तो मुझे भी आपकी मेहनत को सक्सेस करनी होगी, है ना, इस बार जेआरएफ पर। तो जेआरएफ हमें लेते ही रहना है, ठीक है। सो थैंक यू कॉमेडी गुरु। इस तरह शिखा रुकर और बोलते हैं, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, नाइस क्लास सर, थैंक्स अ लॉट। यानी बहुत अच्छा कमेंट इसने बोला है, ये भी एक मतलब मोटिवेशन है शिखा रखड़ ने जो बोला है कि यानी अपने जो सपने होते हैं उनको सफल बनाने के लिए रातों में मतलब जागना पड़ता है, ठीक है, यस। सो इसी तरह सर विभूति सोलंकी बोलते हैं, सर नाइस केबीसी क्लास, है ना, कौन बनेगा जेआरएफ, है ना, ये करोड़पति नहीं है, हाँ केबीजे बोल लो इसको, केबीजे, ठीक है, यस। सो इसी तरह लता कटारिया बोलती है, गुड आफ्टरनून सर, यस गुड आफ्टरनून, यू आर ग्रेट, यस सर, आप सुपर से ऊपर हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हो आप, थैंक्स सर। सो थैंक यू लता कटारिया। इस तरह रीता यादव बोलते हैं, नाइस क्लास, यस नाइस क्लास। सो एलिजा बोलते हैं, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती दान वाला गुरु है मेरे अनमोल। सो थैंक यू एलिजा। इसी तरह नया मंडल बोलता है, थैंक्स यू सर, वेरी क्लास हेल्पफुल सर, योर क्लास इज हेल्प टू मी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग फर्स्ट पेपर। तो मैंने ये पहले भी बोल दिया है। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट किया है ना, लवली कमेंट्स ले लिए मैंने। सो थैंक यू एवरीवन। सो ऐसे आप प्यार देते रहो, ठीक है, ऐसे आप मतलब जब भी आपको अच्छा लगता है तो वो आप बोलो। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि आपको एमसीक्यू क्लास कैसे लगा, ठीक है, यस। सो सब कमेंट करो, सबों का आना चाहिए कमेंट्स, ओके। सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। इसी तरह 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फ्रॉम जेआरएफ अचीवर्स और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते हो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप कमेंट में लिख लो, वो उसको हम ले लेंगे, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम की सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। That is